चलो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। मूविंग चार्जेज, बात नहीं करो, एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो सामान्यतः आप जानते हो जनरली किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। और जब चार्ज स्थिर होता है, रेस्ट में होता है, तो सिर्फ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही चार्ज मूविंग करना शुरू कर देता है, गति करना शुरू कर देता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पढ़े हो वही प्रॉपर्टी अब मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हो वही चीज सेम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है। यानी इसके पहले आप ई पढ़े हो, अब क्या पढ़ोगे? बी। जितना ई पढ़े हो उतना ही बी पढ़ना है। जैसे उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे वैसे यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। जैसे वहां हम गॉस थ्योरम पढ़े थे वैसे यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। सब चीज वही है, सेम। ठीक है, यानी कंपेयर करोगे तो लगभग सेम मिलेंगे दोनों चीजें। और अगर उधर की यूनिट तैयार है तो इधर की यूनिट सबसे आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा पॉइंट टेस्ट चार्ज लाते थे जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स लगता था, एक एरिया होती थी और उसके सराउंडिंग, तो कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी है कि अगर कोई एक मैग्नेट है यानी एक चुंबक है तो उस चुंबक के चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, यानी इसका इफेक्ट रहेगा। तो जितने अराउंड तक इसका इफेक्ट रहता है उसी को क्या कहते हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इस पूरे यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड यानी पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, किस प्रकार के कंडक्टर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस प्रकार फाइंड किया जाएगा, वही इसमें पढ़ना है। तो जैसे उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ से शुरू किए थे, ऐसे इसमें कुछ हिस्ट्री, जैसे उसमें कुछ हिस्ट्री था चार्ज की ओरिजिन वगैरह लेके, इसमें भी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट जो जरूरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक निकालने का जो एप्लीकेशन है यानी वो बायो-सेवर्ट लॉ से शुरू होता है। कहां से? बायो-सेवर्ट लॉ। जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके निकाले थे वैसे यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायो-सेवर्ट लॉ। क्योंकि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही एक रूल्स दिया था। कौन? बायो-सेवर्ट। बायो अलग है और सेवर्ट अलग है, दो साइंटिस्ट हैं। बायो और सेवर्ट दोनों अलग अलग हैं। तो उनका जो प्रिंसिपल है, उनका जो थियरी है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है और इसी का एप्लीकेशन पूरे इस चैप्टर में है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है बायो-सेवर्ट। बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया है कि अगर हम कोई एक वायर ले लें, कोई एक वायर लो, दिख रहा है, दिखेगा इसमें, दिख तो रहा, चलो एक्स और वाई एक वायर ले लिए। ठीक है, और इसमें मान लो कि एक करंट फ्लो हो रहा है, क्या? आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि चूंकि ये वायर की लेंथ बहुत बड़ा होगा तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डीएल। क्या ले लिया जाए? डीएल। इस डीएल की वजह से करंट भी इसमें बहुत कम हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? मान लो करंट आई फ्लो हो रहा, आई रहेगा, ये डीएल यानी छोटे से अल्पन, चूंकि एक छोटे से पार्ट का निकाल कर उसका इंटीग्रेशन कर दो तो पूरा निकल जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट से मान लो इसके चारों तरफ, इधर भी मान लो एक पॉइंट पी है, कितने डिस्टेंस पर? 8 डिस्टेंस पर ले लो। एंगल क्या बन रहा है? थीटा, क्योंकि चेंज करोगे तो थीटा चेंज होता जाएगा। ऐसे इधर भी हो सकता है, यहां मान लो क्या बन रहा है? थीटा। ए हो गया पी पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे, यहां चाहे यहां, किसी भी पॉइंट पर 8 डिस्टेंस पे, भी डिस्टेंस कितना है? 8 डिस्टेंस। यानी इस वायर में जो करंट आई फ्लो हो रहा है
उसके एक छोटा सा पार्ट्स है डीएल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है डीएल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। यही वैल्यू निकालने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक रूल्स दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्लास 10 में पढ़े भी हो आप, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, ये हो गया आपका कि जो डीबी है यानी जो एक छोटा सा पार्ट डीबी, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यह क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, आई पर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डीएल लेंथ के, किसका हो गया, डीएल के, यानी जितना बड़ा लेंथ वायर होगा, यानी जितना इसका वायर का लेंथ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा जो है वो डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड करता है थीटा पर, परपेंडिकुलर दो चीज होती है, जगह थीटा जा रहा है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जो इसका साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट्स है यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा आता है कि अब डिस्टेंस जब बढ़ाओगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो डीबी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, लेकिन उसका स्क्वायर होगा। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। अब इन चारों को जब आप मिला दोगे तो क्या मिलेगा बताओ, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या डीबी जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां जो कांस्टेंट आएगा वहां आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ है। या किसी भी एलिमेंट्स की, यानी एक स्मॉल एलिमेंट्स हो जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी का पूरा हम एप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है आपका ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 इसका यूनिट क्या होगा, कैसे निकालोगे? आप चाहो तो यहां से निकाल लो ना, समझ में आया। बी का क्या होता है, बी का, इसको यार मोबाइल चार्ज में लगा दो। बी का बताओ, एफ इक्वल टू आई एल बी पढ़े हो ना, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे एफ इक्वल टू आई एल बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन आई एल, तो क्या हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसे क्या कहते थे, वेबर, टेस्ला, वेबर नहीं कहते थे, वेबर होता था, टेस्ला होता था, तो आता तुम लोग उसमें 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई की यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर। हालांकि अभी आगे हम लोग डिटेल उसका निकालेंगे, केवल वैल्यू जानो कि म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। म्यू नॉट को क्या कहते हो, चुंबकशीलता, जैसे वहां क्या पढ़ रहे थे, विद्युतशीलता निर्वात की, वैद्युतशीलता ऐसी ये निर्वात की चुंबकशीलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी, उसको परमिटिविटी कहते थे, तो उसको क्या कहते थे परमिटिविटी, या फ्री, इसको क्या कहेंगे, हाँ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? फिर एक बार देखिए, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के बाद उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक रूल्स दिया, उसके अकॉर्डिंग
वायर में जो करंट वायर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह निम्न चीजों पे डिपेंड करेगा, जिसमें पहला क्या है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, नहीं r² हो जाएगा। इन सबको मिला दोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन r²। इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। μ0 की वैल्यू, μ0 को क्या कहोगे, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता होता है। अब यहाँ पे dB इक्वल टू आप पढ़े μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन r डिस्टेंस पे ही है, r पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन इसका, किधर जा रहे हो। तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² इंटू r कैप। और जब इसको वेक्टर के रूप में लिखोगे तो dB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई आई, आपका यहां हो गया, और यहां हो जाएगा dl क्रॉस r अपॉन r³। कैसे होगा मालूम है, r यूनिट को क्या लिखोगे, हाँ r यूनिट की वैल्यू होती है r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, यहां रखोगे तो ये वैल्यू होगी। तो ये किस फॉर्म होगा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर मिस्टेक होता है क्योंकि r तो आता नहीं है, आइडियल साइन थीटा है, तो यहाँ पे वेक्टर के रूप में मिस्टेक हो जाता है। आप ये कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी है, ठीक है। तो ये आप किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर के फॉर्म में, समझे कैसे हुआ ना, ये वेक्टर के फॉर्म हो गया। अगर इसे करंट डेंसिटी के रूप में लिखा जाए तो कैसे होगा, हाँ करंट डेंसिटी के फॉर्म में, करंट डेंसिटी के फॉर्म बताओ, नोट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, करंट डेंसिटी के फॉर्म में जे इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, आई अपॉन ए, आई अपॉन यही होता है ना। अगर इसमें डीएल से मल्टीप्लाई कर दो और डीएल से डिवाइड कर दो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, आई अपॉन ए, यहाँ डीएल लिख दो और इसको भी क्या लिख दो डीएल, या जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू आप लिख सकते हो आई डीएल अपॉन ए इंटू डीएल। देखो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वायर का, ए, और लेंथ कितना लिया गया डीएल, तो ए इंटू डीएल क्या हो जाएगा डीवी हो जाएगा ना, वैल्यूम हो जाएगा डीवी, यानी आई डीएल इक्वल टू क्या आ गया बताओ, जे इंटू डीवी। इसका मतलब ये है कि जो, अब इसको रिप्लेस कर दो किसको, आई डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, आई डीएल के साथ क्या लिख सकते हो, डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई, इसके जगह क्या लिख सकते हो, आई डीएल की जगह जे इंटू डीवी साइन थीटा अपॉन r², या इसी को लिख सकते, चलो ये तो ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको जब यहाँ उस रूप में लिखोगे करंट डेंसिटी के रूप में, तो dB इक्वल टू इसको लिख सकते हो dB इक्वल टू μ0/4 पाई। अब यहाँ पे देखो I इंटू डीएल, आई इंटू डीएल, इसके जगह लिख दो आप J क्रॉस R अपॉन R³ और यहाँ क्या हो जाएगा dB, ये होगा तुम्हारा, ठीक है, J क्रॉस R अपॉन R³ इंटू dV। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, किस रूप में, यह हो गया आपका करंट डेंसिटी के रूप में। चार्ज के रूप में कैसे होगा,
देखो ए हो गया तुम्हारा, मेन फार्मूला यही है। वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेक्टर के फॉर्म में अलग अलग रूपों में पूछा हुआ है, या डेंसिटी के रूप में हो गया, फिर सभी रूपों में लिख देता है, एक उसमें ऑप्शन गलत दे देता है, पूछ देता है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए देखो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, थर्ड वाला यहाँ देखे ही हो। अभी एक और है जो चार्ज के रूप में होता है। तो आई इजकल टू क्या होता है बताओ, क्यू अपॉन टी। आई इजकल टू क्यू अपॉन टी, चूंकि आई इंटू डीएल इजकल टू क्यू अपॉन डी टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डीएल से और डीएल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या निकल गया, आई इजकल टू क्यू अपॉन, ऐसा करते हैं इसको डीएल, क्यू अपॉन डीएल, और यहाँ क्या लिख दें, डीएल अपॉन dt लिखा जा सकता है ना, dl अपॉन dt यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ये। तो I इजकल टू हो गया q अपॉन dl इंटू v, या I इंटू dl इजकल टू क्या आ गया, qv। मतलब जो आपका ये dv है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल की जगह क्या लिख दो, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी होता है क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आपका फार्मूला होता है। एक बार फिर शुरू से देख लो, इस वाले देख लो एक बार। क्या अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डीबी इजकल टू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू कॉमन ले लो, और यहाँ क्या हो गया, v क्रॉस r अपॉन आर क्यू। लेकिन बुक में क्यू नहीं दिया, केवल v क्रॉस r दिया है, तो हमें लग रहा है मिस्टेक कर दिया वहां पे, क्योंकि आईडीएल की जगह क्या रखोगे, क्यू भी होगा ना, इसमें आईडीएल तो रहेगा ही। तो ये आपका अलग अलग फॉर्म में रहा, लेकिन मेन फार्मूला आपको क्या याद रखना है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही फार्मूला आपको मेन है। वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन देखोगे तो आप सोचना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अलग अलग फॉर्म में है। लेकिन आपके लिए ये बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसी का एप्लीकेशन करके हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इसका म्यू नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ, इसको बताओ भाई क्या हो जाएगा, डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, यूनिट कैसे निकालोगे, म्यू नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको यहाँ लिखो म्यू नॉट इजकल टू तो हो जाएगा डीबी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डीएल, बाकी 4 पाई और साइन थीटा का तो यूनिट होता नहीं है, हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डीबी का, बी का टेस्ला, केवल टेस्ला होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तभी तो आया था टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो एक तुम्हारा एक कई यूनिट है, इसके सभी यूनिट को लिखना है। पहला क्या हो गया आपका, इसकी जो यूनिट होगी वो डीबी की यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर के रूप में बताओ क्या हो जाएगा,
वेबर के फॉर्म में, हाँ वेबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? टेस्ला को ही वेबर भी कहते हो, टेस्ला को ही क्या कहते हो? वेबर। तो क्या हो जाएगा? वेबर मीटर पर एम्पियर। लेकिन एक चीज और इसमें आ जाएगा, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो एफ इजकल टू आई एल बी, पढ़े हो क्लास 10th में, तो बी इजकल टू हो जाएगा क्या? एफ अपॉन आई एल। तो क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये किसकी वैल्यू है? बी का। तो जब यहाँ पे लिखोगे बी की वैल्यू यहाँ रखो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू, अरे कहाँ गलत लिख रहा हूं, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे एम्पियर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट लिख रहे हो? म्यू नॉट का, म्यू नॉट का परमिटिविटी का। क्या हो गया? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये 3 यूनिट है आपका, याद रखो इस रूप में, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर मीटर पर एम्पियर, या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इससे डायमेंशन निकालने में आपका आसानी रहेगा। किससे? न्यूटन पर एम्पियर से। क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर, या वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हो गया? म्यू नॉट का, म्यू नॉट का डायमेंशन है। नीट में तो डायमेंशन हर साल पूछ रहा है। अब देखो, एक लड़का कुशीनगर का पूरे प्रदेश में दूसरा रैंक है उसका, 716 नंबर है, श्रीवास्तव है। और पहला जब रिजल्ट आया था तो 72 रैंक था, दूसरी बार संशोधन हुआ तो 65-66 रैंक आया, तीसरी बार जब कोर्ट के आदेश पाया तो आ गया टॉप 10 में, 12वां रैंक। एम्स मिल जाएगा उसको, पड़ौना का है कुशीनगर। तो ये सब सीबीएसई बोर्ड से था, यूपी बोर्ड से नहीं था। वो कभी साइंटिस्ट नहीं बना इंटर में, वो किताब में लगा रहा। कहाँ लगा रहा? किताब में लगा रहा। तो उसका रिजल्ट है सामने। हाँ, वो समझ रहा था कि हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। जैसे ज्योतिष मणि जी जब यहाँ रहते थे, मणि जी, तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कराते थे, कहते थे कि तुम्हें आईआईटी किससे निकलना है? किताब पढ़ने से होगा, डांस करने से नहीं निकलोगे। इसलिए वह कहते थे कि तुम्हें आईआईटीएस बनना है तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर होना ही नहीं चाहिए, आप निकाल लो, परीक्षा दे लो, उसके बाद जो तुमको करना है। हाँ, तो वही चीज है। देखो, सच्चाई यही है कि नीट चाहे आईआईटी आप पढ़ाई से ही निकालोगे, न तो रामलीला और रासलीला करने से निकलेगा, और न ही ये फर्जी ज्ञान देने से होना है। मतलब फ्रॉड, एकदम दुनिया का सबसे फ्रॉडिया काम। मतलब क्या बताया जाए यार, मतलब गजब की। वैसे से बेकूफ यहाँ के छोटे टूटपुजिया वो यूट्यूबर हैं, बेकूफी की तरह। प्रतिभा कल कुछ लिख के भेजे थे छोटा सा, क्या भेजे थे? नहीं, हाँ, बच्चों की प्रतिभा निखारी जा रही है। अब बताओ। हाँ, आया था सीयूटी का रिजल्ट, कल आया है, पता करो कितनों का खाता खुला है। वो भी वैज्ञानिक बन रहे थे सब। जैसे हर चीज। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका इसका डायमेंशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? केवल म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 पर माइनस, क्योंकि म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू 10 पर 7 होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका यूनिट आपका ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या जो भी लिखना है और भी यूनिट इसके साथ लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, नंबर में नहीं, वही वैल्यू हमेशा रखोगे। वैसा डाटा रहता है कि वो कैंसिल हो जाता है, पाई पाई कैंसिल हो जाता है।
तो हमेशा वैल्यू इसकी वही होती है, इसी रूप में उसको रखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे ये सब डाटा तो इसे याद होना चाहिए तुम लोगों को, अगर जहां गलत लिखा है तुरंत बताना चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब दोनों डिवाइड कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁷। अब यहाँ पे यूनिट को अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन, इसको क्या लिख सकते हो, कूलम को ए स्क्वायर यानी एम्पियर स्क्वायर और टी स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इसलिए, और ये 4 पाई, तो यहाँ क्या बच गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁻16, और यहाँ बच गया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बचा नहीं हो जाएगा, देखो अरे कूलम का करोगे Q इक्वल टू I × T, तो कूलम को क्या लिख सकते हो, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या 1/म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हो पूरे को, इस पूरे को लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया c², या c इक्वल टू क्या आ गया 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अक्सर ये क्वेश्चन और डायमेंशन पूछा हुआ है जो बहुत घुमावदार होता है जबकि बहुत आसान होता है, यानी वो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही c होता है। तो अगर इसका पूरा डायमेंशन पूछता है तो c का डायमेंशन लिख दो आंसर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन, तभी जाके हो पाएगा। तो c और इन सब में रिलेशन है, समझ पाए स्टेप को। बहुत इंटरेस्टेड इधर का जो भी है, कहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर। अब देख लियोगे स्टार्टिंग जब इतना आसान है तो एंड तो बहुत आसान होगा, है ना। ये समझ पाए तुम लोग? अरे जान ही रहे हो, ये अभी जान गए, ये पहले जान रहे थे अभी जान गए। बाकी ये गुणा भाग करने वाला क्लास 6 7 8 से ही आता है तुम लोगों को, है ना। बाकी ये इसको बदलने के लिए आप नर्सरी से ही जान रहे थे, बाकी इसको चेंज कर दिए तो ये आपका c का वैल्यू जान ही रहे हो, क्योंकि लाइट की स्पीड से तुम लोग दौड़ते ही हो, इसके स्पीड से। तो ये c इक्वल टू हो गया 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुड, ठीक है ना। रहना आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग कल आगे इससे।